गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। युक्ता, नहीं मुझे नाम याद है बच्चों के, आज तो मुझे बहुत अच्छे से नाम है, मेरे बहुत बच्चे हैं भाई। दानिश, अनन्या, तनिष्क, ऋषिता, ध्रुव, मोक्षिका, कनिष्का, लक्ष्य, युक्ता, विकास, प्रकृति, शैली, प्रियांशु, सुजल, सृष्टि, प्रिंस, तनिषा, प्रखर, अवधेश, कुणाल, लिवान, खुशी, प्रखर, कनिष्क, आयुष, देव, ऋषभ, तन्मय, प्रशांत, कृष्णा, कृष्णा, सृष्टि, श्रेयांशी, कीर्तिका, अंश, अनुज, गर्भ, लवीना, मृणाली, नंदिनी, संदीप, शुभम, वेदांश, जूही। कम मत समझो मुझे। बिल्कुल श्रेयांशी, जैसी आपकी आ गया। लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे बाइडेंटेट। तनिष्क तैयार, तुम्हारा हो गया। चलो चलो चलो, लास्ट क्लास में अपन बात कर रहे थे लिगेंड्स की, डेंटिसिटी के बेसिस पे अपन ने उनको थोड़ा सा क्लासिफाई किया हुआ है, ये बात कर रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हो गया था, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी हो गया था। चलते चलते मैंने एक बात बताई थी कि यार एक और लिखना है डीएमजी बाइडेंटेट में। तो बहुत ही अच्छी बात है, एक बच्ची का मैसेज आया मेरे पास, क्यों वो आपने कुछ बोला था बीच में डीएमसी टाइप, तो हमने कहा था हाँ वो डीएमजी है, तो अपन उसको नोट कर ले। बाइडेंटेट लिगेंड में नाम लिख लो, बाइडेंटेट लिगेंड। अभी मैं केवल तुमको नाम बता रही हूं, इसके बारे में सब समझाऊंगी। डीएमजी लिखा जाता है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। अब जैसे ही मैंने लिखा ग्लाइऑक्सीमेटो, इस पर चार्ज होता है -1, इस पर चार्ज होता है -1। बाइडेंटेट लिगेंड पर चार्ज याद होना बेहद इंपॉर्टेंट है, वैसे सभी पर है इंपॉर्टेंट, और मोनोडेंटेट वाले तुम्हें याद है, कार्बोनेट, कार्बोनेटो, सल्फाइडो, सल्फेटो, इनके चार्ज तुम्हें याद रहते हैं। तुम अगर गड़बड़ करते हो तो बाइडेंटेट लिगेंड के चार्ज में गड़बड़ करते हो, तो उसके लिए एक ट्रिक बताई गई है बच्चों को। ट्रिक क्या, नॉर्मल सी बात है, ऑक्सिलेटो याद है, ऑक्सिलेटो, थायो ऑक्सिलेटो -2, ये तो मैं याद है, ये मैं मान के चल रही हूँ और आप भी मान के चलो।
ऑक्सिलेटो, थायो ऑक्सिलेटो हमें याद है कि -2 होता है। बाकी जिनके नाम के आगे इन लगा हो, अमीन, अमीन, जिनके नाम के आगे अमीन या इन लगा हो वो न्यूट्रल होते हैं। और बाकी अपनी जिंदगी में जो आते हैं जैसे डीएमजी, जैसे ग्लाइसिनेटो, जैसे एसिटाइल एसिटोनेटो, सब पर -1, सब पर -1। इस तरीके से बहुत आसानी से याद हो जाएगा हमें, बहुत आसानी से। ऑक्सिलेटो, थायो ऑक्सिलेटो -2 याद है। जिनके नाम के आगे इन, अमीन ऐसा आ रहा है वो न्यूट्रल। और उसके अलावा बाइडेंटेट हमने जितने पढ़े हैं मेनली डीएमजी, डाइमेथाइल ग्लाइकोजिनेटो, एसिटाइल एसिटोनेटो, ग्लाइसिनेटो, इन सब पर -1। ये आपको याद हो गए चार्ज। ध्यान रखना लिगेंड पर चार्ज याद होना बेहद इंपॉर्टेंट है, डेंटिसिटी एंड चार्ज। फिर से बोल रही हूं, लिख लेना, हर एक लिगेंड की डेंटिसिटी एंड चार्ज याद होना बेहद जरूरी है, कंपलसरी है अगर कोऑर्डिनेशन को मुट्ठी में करना है तो। अदरवाइज घबराहट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बना रहेगा। बिल्कुल इससे उबर जाना और याद कर लेना, बिल्कुल याद कर लेना आज की डेट में। उसके बाद तुम फिर क्वेश्चन भी सॉल्व करना, बिगनर्स बॉक्स 1। अच्छा, और मुझे याद दिलाना, आज मैं तुम्हारे साथ मॉड्यूल शेयर करूंगी पीडीएफ, तो बिगनर्स बॉक्स 1 उसका जितना तुमसे बने सॉल्व कर लेना, ठीक। अब चलो, अब ध्यान दो, ये काफी अच्छा, अपना काफी अच्छा लिगेंड है, जितने आपने लिखवाया है उतने ही करने हैं। हाँ, जितना मैंने लिखवाया उतना कर लो, बहुत अच्छी बात है। बाकी जिंदगी में जो सामने आता जाएगा अपन सीखते जाएंगे। बाकी मैंने जितना करवाया है उसी में से मोस्ट प्रोबेबल ही आएंगे, उसके अलावा नहीं आएंगे। ध्यान इधर, डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो जो है ये इस तरीके का होता है, CH3C डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, CH3। यहां पर एक साइड से OH अटैच्ड होता है, एक साइड से O नेगेटिव। ये है डायमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो। और इसके साथ एक बहुत ही प्यारा कॉम्प्लेक्स बनता है निकल का, जो क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि इसका कलर होता है रेड, रोज की तरह, या फिर कई जगह पिंक भी लिख देते हैं, लड़ना मत, ठीक है। निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स निकल के डिटेक्शन में यूज होता है, निकल के डिटेक्शन में, डिटेक्शन ऑफ निकल 2+। ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अपन डीएमजी के साथ, जो कलर देता है, बड़ा प्यारा कलर देता है निकल के साथ। तो निकल अपन आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो सॉल्ट एनालिसिस में हमको सॉल्ट दिया है वो निकल का सॉल्ट है। नोट कीजिए इसको। याद करते चलना, निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स, कलर रेड, रोज या पिंक। निपटा दिया। अब देखो मोक्षिका का मैसेज आया है कि मैडम इसका स्ट्रक्चर ही बता दीजिए। ठीक है, बता रही हूँ, बता रही हूँ, स्ट्रक्चर बता रही हूँ इसका, आप लोगों को सीखना है तो रब कर रही हूँ मैं। ठीक, अब इसका आपको स्ट्रक्चर सीखना है कि निकल के साथ ये कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म करता है, तो बता दे रही हूँ मैं आपको। CH3C डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, CH3 OH O नेगेटिव। निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स में हमने देखा दो है डाइमिथाइल ग्लाइकोजिनेटो, कितने हैं? दो। ये हमने एक बनाया, इसके पड़ोस में दूसरा बना रहे हैं।
कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनता है, कुछ इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बनता है। डोनर एटम नाइट्रोजन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है यहाँ डोनर एटम क्या होते हैं? तो भाई डोनर एटम नाइट्रोजन होते हैं। इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन बनते हैं, इस पर बेस्ड काफी क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनता है कि निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स में डोनर एटम क्या है, ठीक है। सेकंड, नंबर ऑफ रिंग्स बताइए। निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स में कितनी रिंग्स बन रही हैं? ओहो प्रियांशु, सुजल, देखो मुझे ये एक और ये दो तो दिख ही रही हैं। क्या आप सबको दो रिंग दिख रही हैं? दिख तो रही है, बच्चों ने आंसर तो दो ही लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कितनी रिंग दिख रही हैं? बढ़िया। तो टोटल रिंग्स कितनी बनती है? 4। 2 बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो रिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। वैसे अपन एक्सपेक्ट करते हैं दो रिंग, बाइडेंटेट लिगेंड, चूंकि दो अटैच्ड हैं, हर एक बाइडेंटेट लिगेंड एक रिंग बनाता है। यहाँ दो बाइडेंटेट लिगेंड है तो दो रिंग बनेंगी, लेकिन इसके स्ट्रक्चर में 4 रिंग फॉर्म होती हैं, दो एक्स्ट्रा फॉर्म होती हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। इसके लिए इसी चक्कर में ये जो कॉम्प्लेक्स है काफी स्टेबल है, वेरी स्टेबल। क्यों है इतना ज्यादा स्टेबल महाराज? 4 रिंग फॉर्म हो रही हैं, जहां हम दो एक्सपेक्ट कर रहे थे, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण 4 रिंग फॉर्म होती हैं। कितना सुंदर स्ट्रक्चर है। और क्या पूछ सकते हैं भाई साहब, और क्या पूछ सकते हैं? चलो मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो रिंग फॉर्म हो रही है वो कितने मेंबर्ड हैं? हर तरीके की बातें कर लें अपन ही क्लास में, ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। गिनू? 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, ठीक है। और जो डेंटिसिटी के कारण बन रही है, जो डेंटिसिटी के कारण बन रही है, 1 2 3 4 एंड 5। बहुत बढ़िया, एकदम सही है आंसर, एकदम सही है। भाई इससे ज्यादा नहीं पूछते, इससे ज्यादा नहीं पूछते। ये कॉम्प्लेक्स बनाओ और अपने छोटे भाई बहनों को भी रटवा दो, दुआएं मिलेंगी। कलर तुमको पता ही है, रेड रोज या पिंक। बढ़िया रंगोली डिजाइन है, निपटा दिया जाए। ओहो हो ऋषभ, थैंक यू, तुम पहले बंदे हो दुनिया में जिसने मुझसे ये बात कही है। थैंक यू। अदरवाइज मैं ही समझती थी कि मेरी अच्छी है, बाकी कोई नहीं कहता था। अरे अंश बैरागी, क्लास में होते तो मैं तुम्हें कई किस्से सुनाती अपने, पर अभी चूंकि क्लास में नहीं है अपन तो बहुत ज्यादा किस्से नहीं सुना सकती मैं अपने। रंगोली में क्या किया मैंने, मेहंदी में क्या क्या किया है मैंने। चलो ठीक है, रब कर दूं इसको? ठीक ठीक है, करेंगे अपन, बातें करेंगे, टेंशन मत लो। ये अपन सिलेबस कंप्लीट कर दें, फिर तो बातें ही बातें हैं। फिर तुम लोग सुनाना, मैं बहुत बोल दूंगी, उस टाइम तक मैं बहुत बोल चुकी होंगी, फिर तुम लोग की चांस होगी सुनाने की। यूं भी तुम लोग को ये लगता होगा कि यार क्लास कैसी है यार, मैडम मैडम बोल रही है, टीचर ऐसे बोलते हैं, हमें बोलने को मिलता ही नहीं है। करेंगे, कुछ इंतजाम करेंगे। तनेश, ऐसी सच्चाई वाली बातें नहीं करते बेटा।
धीरे धीरे सब करेंगे अपन, धीरे धीरे सब करेंगे, सब माहौल बनेगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स देखा। क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स दो तरीकों से देखला, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। थर्ड क्लासिफिकेशन on the basis of back bonding, on the basis of back bonding। यहाँ तुम लोग को बहुत छूट है, यहाँ तुम लोग को बहुत छूट है ऑनलाइन में। जब चाहे चले गए, जब चाहे आ गए, सामने बैठ के खा रहे हैं, सब सुकून से चल रहा है। ऑफलाइन में कैसा है, अपन ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होते। कोई नहीं कोई नहीं, सारी क्लासेस होंगी, ये भी अपन मजे कर रहे हैं। ऑफलाइन होंगी तब भी मजे करेंगे। अपन को करना क्या है जिंदगी में मजे के सिवा। अरे अरे वो तो है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, चाहे ऑफलाइन क्लास हो चाहे ऑनलाइन क्लास हो, हमारा मन कई बार यहाँ वहां चला जाता है। टीचर कितना ही तेजी से पढ़ाए, कितना ही कंसंट्रेट करने की कोशिश करे, मन है यहाँ वहां जा सकता है, चला जाता है। तो घबराने की जरूरत कतई नहीं है, घबराने की जरूरत कतई नहीं है। तुम ये मत सोचने लगे कि अरे पता नहीं क्या कोई ब्रह्म वाक्य बोल दिया है, अब तो हमारा गया। नहीं, जो टीचर बोल रहा है, जहां से आपका मन फिर से आया, तुरंत फिर से लगा लो मन को, नहीं नहीं वापस आओ। और जो खत्म हो चुका है घबराओ मत, रिकॉर्डिंग तो प्रोवाइड होगी, तुम वहीं से समझने की कोशिश करो, वहीं समझने की कोशिश करो कि ये टीचर क्या बोल रहा है और किस तरीके से अपन इसको समझ सकते हैं। ऋषभ बड़ी बड़ी बातें हैं। सही है यशराज, कंसंट्रेशन में डेवलप हो गया है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा अब सुनो सुनो, यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ बैक बॉन्डिंग दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्लासिकल लिगेंड्स, एक को अपन कहते हैं क्लासिकल लिगेंड्स। क्या होते हैं भाई क्लासिकल लिगेंड्स? क्लासिकल लिगेंड्स सिंपल लिगेंड होते हैं। सच लिगेंड्स only share their electron pair with CM। CM समझ गए, सेंट्रल मेटल। ऐसे लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर केवल शेयर करते हैं CM के साथ। एग्जाम्पल जैसे H2O हो गया, जैसे NH3 हो गया, ये सब शेयर करते हैं। तो फिर दूसरा क्या होता है, हमने तो यही पढ़ा है कि लिगेंड का मीनिंग ही ये है कि जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर CM के साथ शेयर करता है। भाई दूसरे टाइप की भी है, दुनिया में बहुत आइटम है। सेकंड कहलाते हैं नॉन क्लासिकल और पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। इनमें क्या खूबी है, पहले मैं खूबी समझा दूं फिर आपको नोट करा दूंगी। ये है हमारी सेंट्रल मेटल और ये है हमारा लिगेंड। ये है हमारी सेंट्रल मेटल और ये है हमारा लिगेंड। लिगेंड का क्या काम है? लिगेंड का काम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू मेटल के साथ अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करना। दुनिया जानती है, अपन भी बचपन से जानते हैं ये बात, बचपन मतलब लास्ट वीक से अपन भी जानते हैं ये बात। अब जरा ध्यान से सुनना। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर लिगेंड के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इनके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, तो कई बार ये महाराज लिगेंड मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर पाई बैक बॉन्डिंग के थ्रू ले भी लेते हैं। लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन पेयर देना, ये महाराज पिछले दरवाजे से वापस भी ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। लेकिन ध्यान दो,
जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है उसको अपन लुईस एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? लुईस एसिड। तो इसीलिए इस टाइप के जो लिगेंड होते हैं उनको अपन पाई एसिड लिगेंड कहते हैं, जो पाई बॉन्ड के थ्रू एसिडिक नेचर शो कर रहे हैं। एसिडिक मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं। पाई एक्सेप्टर लिगेंड, पाई बॉन्ड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसे लिगेंड नॉन क्लासिकल कहलाते हैं। ये लीक से हटकर काम कर रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। और ये जो बॉन्डिंग होती है, इस बॉन्डिंग के कारण देखो मेटल और लिगेंड के बीच, मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। पहले एक था, अब दो हो गया। इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। क्या इफेक्ट होता है बैक बॉन्डिंग का? क्योंकि जो क्वेश्चन बनेंगे वो इस इफेक्ट पर बेस्ड बनते हैं। इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग, या इसी को कहा जाता है सिनर्जिक बॉन्डिंग। क्या कहा जाता है? सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग का मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, सपोर्ट करने वाली बॉन्डिंग। मेटल और लिगेंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ गया। बिल्कुल प्रियांशु, सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब यहां पर हुआ क्या? मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो जाता है। ये है इसका इफेक्ट। बात समझ में आई? कितना क्लियर हो गया? अब इनके एग्जाम्पल आप लोग जानना चाहोगे तो एग्जाम्पल तो काफी सारे हैं, जैसे CO, जैसे साइनाइड। अब यहां पर जैसे CO, जैसे साइनाइड, जैसे NO पॉजिटिव, जैसे NO पॉजिटिव। अब इन सब के पास ध्यान से इन सब के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है। कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये सारे कैसे हैं? 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इनके पास पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट होता है। पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट होता है, तो ये उसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं। और भी एग्जांपल है, पहले इतने निपटा दो फिर और एग्जांपल बताती हूँ। एक मिनट, क्या लिख कर भेजा है? आदित्य, बताती हूँ आदित्य, 2 मिनट रुको। बिल्कुल दिमाग में सेट करते चलना चीजें। अब थोड़ा सा और समझाती हूँ, क्योंकि आदित्य ने क्वेश्चन पूछा है मुझसे। जैसे मैंने ये एक बॉन्ड बनाया, इनके बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। ये CO क्या है? लिगेंड है। और ये अपनी सेंट्रल मेटल है। अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पर जैसे ही इसने बैक बॉन्डिंग शो की, पाई बैक बॉन्डिंग, जैसे ही इसने बैक बॉन्डिंग शो की तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? बैक बॉन्डिंग का रिजल्ट मेटल और कार्बन बॉन्ड के बीच में और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के बीच में क्या इफेक्ट हुआ? तो मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इंक्रीज होगा। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? मेटल
और कार्बन के बीच का, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड की बात की जाए, प्रभु कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की अगर बात की जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग में। तो पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन गए तो सीओ बॉन्ड का जो बॉन्ड ऑर्डर है ये कम हो गया, ये कम हो गया। क्लियर? इसी को अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है, इसी को अलग अलग तरीके से पूछ लिया जाता है। बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, अकॉर्डिंगली तुम देखो बॉन्ड ऑर्डर के हिसाब से ही लिख रहे हैं अपन। बॉन्ड, चूंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, इसकी बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई, इसका कम हुआ, बॉन्ड एनर्जी कम हो गई। बॉन्ड लेंथ की बात कर लो, या फिर बॉन्ड एनर्जी को कई बार स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के टर्म में पूछते हैं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के टर्म में। तो तुम याद रखो, बॉन्ड एनर्जी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जो ऑर्डर एनर्जी का आएगा वही फ्रीक्वेंसी का आएगा। बात समझ में आ रही है? ये टर्म क्यों लिखवा रही हूँ, क्योंकि एग्जामिनर किसी भी टर्म में पूछ सकता है, अपन ने केवल ये अच्छे से ध्यान रखना है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ ये कम हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। कोई डाउट है तो पूछ लो, ऐसा लिख लो रिजल्ट, या फिर लिख लो इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग। और यहाँ कोई भी डाउट है? समझ में आ गई चीजें, क्लियर हो गई? It is related with bond energy. It is related with bond energy. बॉन्ड एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जो इफेक्ट बॉन्ड एनर्जी पर आएगा वही फ्रीक्वेंसी पर आएगा। तो समझ लो उसको, जो उसको खींचने में जो लगती है, ऐसा मान लो एनर्जी लगती है। नहीं नहीं तन्मय, तन्मय सीओ बॉन्ड होगा ना कम स्टेबल। यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है मेटल कार्बन के बीच में, लेकिन सीओ के एंटी बॉन्डिंग में गया है, तो सीओ के बीच की बॉन्डिंग वीक हुई है ना, सीओ अनस्टेबल हुआ है। मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हुआ है बैक बॉन्डिंग से। बात आई समझ में? मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हुआ है, सीओ के एंटी बॉन्डिंग में गया है इलेक्ट्रॉन, तो सीओ के बीच की जो बॉन्डिंग है वो वीक हुई है। ठीक ठीक। अब यहाँ पर, अब यहाँ पर एक दो चीज थोड़े स्टार डाल के मैं नोट करा रही हूँ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं। इफ complex have negative charge, then it will show a greater extent of back bonding। क्या मतलब हुआ, ये क्या लिख दिया अपन ने? ये हमने लिखा है कि कॉम्प्लेक्स पर जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी बैक बॉन्डिंग ज्यादा होगी। मतलब क्वेश्चन क्या आएगा इस पर बेस्ड? क्वेश्चन ऐसा आएगा इस पर बेस्ड, highest CO bond order will be shown by A,
ऑल हैव सेम। आपकी सुविधा के लिए बता दूं, डी ऑप्शन नहीं है। दिमाग पर जोर डालो, जो स्टेटमेंट लिखा है उस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, जरा दिमाग पर जोर डालो। इसको रब कर रही हूं मैं। एक आंसर आया भाई, प्रियांशु का आंसर आया। अनुज, गर्व, अरे भाई गर्व साहब, हर्षल, यशराज, विकास। चलो 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 चलो, समझ लेते हैं। मैक्सिमम बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। डी नहीं, मैं पहले बोल चुकी हूँ, डी नहीं है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सही है। एक बार फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ही, तो जरा ध्यान से सुनो। लिखा हुआ है कि अगर कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो बैक बॉन्डिंग ज्यादा शो करेगा। सिंपल मीनिंग, सिंपल मीनिंग, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा शो करेगा। अपने आंसर चेंज कर रहे हो क्या भाई तुम लोग? पहले समझ लो, पहले समझ लो। अब कहा हुआ है कि CO का बॉन्ड ऑर्डर हमको सबसे ज्यादा चाहिए, हाईएस्ट। CO का बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट होने के लिए M और C के बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो लीस्ट होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए। बात समझ में आई क्या? लिखा था भी अपन ने ये। CO बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने के लिए, देखो कार्बन की अपनी कैपेसिटी है, समझो बात को। कार्बन की अपनी कैपेसिटी है बॉन्डिंग की। अगर वो मेटल के साथ ज्यादा बॉन्डिंग करेगा तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग कम करेगा। जो कार्बन बेचारा है वो तो बीच में फंसा हुआ है ना। अगर वो मेटल के साथ ज्यादा बॉन्डिंग करेगा तो उसकी ऑक्सीजन से अपने आप बॉन्डिंग कम हो जाएगी। कैपेसिटी है अपनी उसकी, यार इतनी बॉन्ड बनाएंगे हम। अगर यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ गए तो यहाँ नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम हो जाएंगे। बात क्लियर हो रही है दिमाग में? चीजें समझ में आ रही है? तो आपसे पूछा गया है हाईएस्ट। अगर कार्बन ऑक्सीजन के बीच को आपको हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर चाहिए तो ये मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कम होना चाहिए। और कम कब होगा? कम कब होगा यार? नेगेटिव चार्ज होता है तो बढ़ जाती है बैक बॉन्डिंग। नेगेटिव चार्ज होता है तब तो मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग बढ़ जाती है। बैक बॉन्डिंग मतलब क्या है? मेटल और कार्बन के बीच की बॉन्डिंग बढ़ जाती है और हमें तो कम चाहिए। कम चाहिए तो भाई पॉजिटिव चार्ज वाला लो। जो आपने आंसर दिया था वो सही था। करेक्ट आंसर इज थर्ड। करेक्ट आंसर इज थर्ड। ठीक, क्लियर हुई ना चीजें? अब जैसे मैंने बॉन्ड ऑर्डर के टर्म में पूछा है, आपको बॉन्ड लेंथ के टर्म में भी मिल जाएगा। बॉन्ड लेंथ के टर्म में मिल जाएगा। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हो तो उससे आपको बॉन्ड लेंथ का तो है ही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। एक बार फिर से बोल रही हूँ, एक बार फिर से ध्यान से समझो, एक बार फिर से ध्यान से समझो। कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज हो तो बैक बॉन्डिंग ज्यादा होती है। बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने का मतलब क्या है? बैक बॉन्डिंग ज्यादा होने का मतलब होता है मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना। बैक बॉन्डिंग का मतलब ये समझो, मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया। क्वेश्चन में मैंने पूछ लिया कि CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। CO बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मतलब मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड वीक होना चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर कम होना चाहिए। अब बात आई समझ में क्या पूछा मैंने? और मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड ऑर्डर कम मतलब बैक बॉन्डिंग कम। बैक बॉन्डिंग कब कम होगी? ज्यादा का लिखा हुआ है तो कम का सोच लो यार। नेगेटिव चार्ज है तो ज्यादा, तो पॉजिटिव चार्ज है तो कम। क्लियर? बिल्कुल आसान। ठीक, निपटा दिया जाए। क्या बात है, 100% क्लियर। बहुत बढ़िया।
डिस्कशन से चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, बस डिस्कस करो, चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। अब एक चीज और, एक चीज और, मोर द नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि इसी लिगेंड के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसी लिगेंड के बारे में, इसलिए मैं यहां लिखवा रही हूँ। मोर द नंबर ऑफ CO लेस विल बी चलो लिख लो एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग, डायरेक्ट बैक बॉन्डिंग लिख लो। अब इसका क्या मतलब है, देखो क्वेश्चन से चीजें तुम्हें ज्यादा क्लियर होती हैं। कंपेयर मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग। मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। दो है ऑप्शन, क्रोमियम ट्राइइन, बी फर्स्ट ए में ज्यादा होगी, सेकंड बी में ज्यादा होगी, थर्ड दोनों में बराबर होगी। यहाँ ये बताया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर जितना ज्यादा होगा, ठीक है गर्व, आंसर सही है तुम्हारा, कार्बन मोनोऑक्साइड का नंबर जितना ज्यादा होगा बैक बॉन्डिंग उतनी कम होगी, बैक बॉन्डिंग उतनी कम होगी। और आंसर सब सारे बच्चे सही दे रहे हैं, लाइन से सबने सही दिया। बैक बॉन्डिंग चूंकि बी में कम है, बी में बैक बॉन्डिंग कम है, लेस बैक बॉन्डिंग, तो मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड कम बना हुआ है, बॉन्ड कम स्ट्रॉन्ग है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा। ठीक है सही है, सबका आंसर सही है, समझ, ये एक बार में समझ में आ गया। ठीक, निपटा दीजिए। रब कर दो इसको। ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। एक क्वेश्चन और, इनकरेक्ट अबाउट कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट, CO is a pi acid ligand, CO donate electron
pair to chromium. CO accept electron pairs from filled d orbital of chromium to vacant pi antibonding orbital. CO accept electron pair in its vacant d orbital. हाँ गर्व, ठीक बेटा। हर्षल, आदित्य, सुजल, सही है आंसर तो आप लोगों के। सृष्टि, आदि, सही है। तो फिर अनावश्यक कुछ फालतू फालतू से लिख लिख के ना बच्चों को डराने की कोशिश करते हैं। यार ना कार्बन के पास डी ऑर्बिटल होते हैं, ना तो ऑक्सीजन के पास। मतलब ये पता है बहुत तुच्छ टाइप का, ट्रिवियल टाइप का क्वेश्चन है। बेमतलब लिख लिख के यूं बड़ा बड़ा बच्चों को डराना बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तुम्हें पता है ना कार्बन के पास है महाराज के पास, ना ऑक्सीजन के पास है, तो ये डी ऑर्बिटल में कहां से एक्सेप्ट करेंगे? ये पाई एंटी बॉन्डिंग में एक्सेप्ट करते हैं। कहां से आते हैं? फिल्ड डी ऑर्बिटल, मेटल के फिल्ड डी ऑर्बिटल से ही आएंगे और वहां से आ जाते हैं पाई एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और, अब लिखो अदर पाई एसिड लिगेंड्स। लिखो सम एग्जांपल ऑफ, सम अदर एग्जांपल ऑफ पाई एसिड लिगेंड्स। कुछ एक एग्जांपल अपन और नोट कर रहे हैं। PR3 AS, R3 है, इसको R3AS लिख देते हैं, एक ही चीज है। PH3। अब यहाँ पर देखो ये फास्फोरस, ये आर्सेनिक, ये फास्फोरस, इन सब के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसलिए ये जो लिगेंड है ये पाई एसिड लिगेंड का काम करते हैं, पाई एसिड लिगेंड का काम करते हैं, बैक बॉन्डिंग शो करते हैं। नोट कर लीजिए बस, बैक बॉन्डिंग के बारे में इतना ही। अब मैं रब कर रही हूं। बिगनर्स बॉक्स 1 आप लोग सॉल्व कर लेंगे आज की क्लास के बाद। कोई ऑब्जेक्शन नहीं? हाँ अभी एक चीज और, एक चीज और, मेटल और PH3, ये जो पाई बॉन्ड बनेगा, तुम्हें पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डी में आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? डी से। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है ये डी पाई टाइप का होता है। थोड़ा सा मुझे पता है आपको पता होगा, फिर मैंने एक आइडिया दे दिया। डी से डी में आ रहे हैं पाई बॉन्ड के थ्रू, तो ये जो बॉन्ड होगा पाई बैक बॉन्डिंग, ये डी पाई होगा, डी पाई। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि हाँ हमें पता है ऐसा होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब लिखिए सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। मैंने कहा था ना शुरू के 1-2 क्लासेस तो अपन केवल सीखेंगे चीजों को, ये कैसा, वो कैसे, इसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स contains
सेम काइंड ऑफ लिगेंड्स। एग्जाम्पल से क्लियर होता जाएगा। एग्जाम्पल जैसे NiDMG, एक ही टाइप के लिगेंड है, एक से दूसरा टाइप का लिगेंड नहीं है। जैसे अभी देखा अपन ने CO6। सेकंड हेट्रोलेप्टिक, सिंपल टर्म्स है, याद ही करते चलना प्रभु, बिल्कुल आसान है। होमो एक जैसे लिगेंड, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। contains more than one type of ligand। मतलब अरे कुछ ही बना लो, ये लो CO H2O होल थ्राइस Cl3, एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है। क्रोमियम NH3 होल थ्राइस Br3, या कुछ और ले लो। आयरन H2O होल ट्वाइस CH3CO होल ट्वाइस NH3, 2 4 5 6, बस बहुत है भाई। ये लो कुछ ही बना दो ना ऑप्शन आप। लेकिन एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड हो तो उसको हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। होमोलेप्टिक, हेट्रोलेप्टिक। फटाफट नोट करते चलो। ठीक, थर्ड टर्म फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लैक्सीडेंटेट लिगेंड्स मतलब क्या है? फ्लेक्सिबल है ये। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब डेंटिसिटी कभी कभार चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। जैसे ligands which can change their denticity। जैसे अपना EDTA महाराज, जैसे अपना EDTA कुछ ना लिखा हो तो क्या होता है? हेक्साडेंटेट। बट समटाइम्स, कभी कभी ये महाराज पेंटाडेंटेट का भी काम करते हैं। पेंटाडेंटेट तो छोड़ दो, कभी कभी टेट्राडेंटेट का भी काम करते हैं, और इवन टेट्राडेंटेट। तुमको केवल ये टर्म पता होनी चाहिए, घबराना मत। तुम्हारे दिमाग में ऐसे नहीं चाहिए मैडम हमारे सामने आएगा तो हम कैसे पता करेंगे कि ये हेक्साडेंटेट है, पेंटा है या टेट्रा है। तुम्हें नॉर्मली हेक्सा ही मानना है। अगर उनको बताना होगा ना कि वो पेंटाडेंटेट है या टेट्राडेंटेट है, तो वो तुम्हें क्वेश्चन में क्लू देंगे कि वो 4 रिंग बना रहा है, वो 3 रिंग फॉर्म कर रहा है। वो तुम्हें क्वेश्चन में क्लू देंगे। अगर कुछ ना दिया हो तो क्या मानना है इसको? हेक्साडेंटेट ही लेना है, जब तक क्वेश्चन में कुछ क्लू ना दिया हो अलग से। जैसे सल्फेट, कार्बोनेट, एसीटेट,
ये जनरली कैसे होते हैं, थायोसल्फेट भी होता है, ये जनरली मोनोडेंटेट होते हैं, जनरली मोनोडेंटेट, बट समटाइम्स बाइडेंटेट, कभी कभी बाइडेंटेट हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अदरवाइज इनको हमें मोनोडेंटेट ही लेना है। फिर से कह रही हूं, क्वेश्चन में बता दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। फोर्थ, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स, एमबी या एमफी भी लिख देते हैं मैम, वो समटाइम्स कब होता है तनिष्क, जब क्वेश्चन वाले पूछते हैं ना थोड़ा सा घुमाकर, तब होता है, वो क्लियर करते हैं आपसे। मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पर आपको कुछ नहीं दिया है तो मोनोडेंटेट ही लेना है, अदरवाइज क्वेश्चन में वो देंगे एक क्लू, जैसे जैसे वो दे देंगे कि ये क्वेश्चन में तुम्हें पता है मोनोडेंटेट है, वो कह देंगे कि हाँ रिंग है, ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें रिंग है, तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक करना चाहिए यार रिंग तो तब बनती है जब बाइडेंटेट लिगेंड हो या पॉलीडेंटेट लिगेंड हो। इसका मतलब यहाँ पर ये जो दिया गया है ये बाइडेंटेट लिगेंड का काम कर रहा है। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स काफी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट। एम्बीडेंटेट मैम तनिष्क बिल्कुल नहीं सोचना पड़ेगा, मैंने क्या कहा, 99% क्वेश्चन में ये मोनोडेंटेट होगा, वो कुछ एक्स्ट्रा लिख कर देंगे तुमको तब तुमको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज अदरवाइज तुमको मोनोडेंटेट ही लेना है। बिल्कुल बिल्कुल हल्के फुल्के हैं ये, हल्का फुल्का ही लो इनको, ज्यादा हैवी मत होने दो, छोटी मोटी चीजें हैं, क्या है, कुछ नहीं। बस फ्लेक्सीडेंटेट का मीनिंग क्लियर रखना, एक दो एग्जांपल दिमाग में डालना, ईडीटीए दिमाग में डाल के रखना कि हाँ ये इसके एग्जांपल है, तुम्हें और कुछ ज्यादा नहीं सोचना है, अपने आप बुद्धि चलेगी जब प्रैक्टिस करोगे। एम्बीडेंटेट लिगेंड, ligands having different donor sites but at a time only one site can share its electron pair। नोट कर लो, मीनिंग अभी समझ में आ जाएगा, मीनिंग अभी क्लियर हो जाएगा। ligands having different donor sites but at a time only one site can share its electron pair। कर लिया, रब कर दूं इसको, इसके एग्जांपल नोट करने वाले हैं, इसको रब कर दूं ना, एम्बीडेंटेट लिगेंड, नो जल्दी करो भाई, करो। हो गया, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल हमने लिया NO2 नेगेटिव। अब NO2 नेगेटिव में ध्यान दो, जो डोनर एटम है वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, और दोनों एक साथ डोनर एटम का काम नहीं करेंगे। अगर नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो ऑक्सीजन नहीं करेगा, ऑक्सीजन कर रहा है तो नाइट्रोजन नहीं करेगा, ये होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड। दोनों कर सकते हैं, एट अ टाइम एक ही करेगा, दोनों नहीं करेंगे। तो हमने लिख लिया है, जब नाइट्रोजन डोनर होता है तो इसको कहते हैं नाइट्राइटो एन, उससे क्लियर हो जाता है कि नाइट्रोजन डोनर है।
और जब ऑक्सीजन डोनर होता है तो अपन काफी क्लियर लिखते हैं नाइट्राइटो ओ, नाइट्राइटो ओ लिखते हैं इसको, इसका नाम लिखते हैं नाइट्राइटो ओ, बिल्कुल क्लियर। डोनर एटम ऑक्सीजन है, डोनर एटम यहाँ पर नाइट्रोजन है। पुराने सिस्टम में पता है क्या, पुराने सिस्टम में आज भी कई लोग फॉलो कर लेते हैं, इसको नाइट्रो कहा जाता था, इसको नाइट्राइटो कहा जाता था बस। पर आईयूपीएसी ने बहुत क्लियर कर दिया है कि नहीं यार तुम ऐसा लिखो, ऐसा लिखने से चीजें काफी क्लियर रहती हैं, और जितनी चीजें क्लियर रहेंगी उतने उतनी आसान होगी हमारे लिए, और आसान चीजों को ही पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है। एक आध और एग्जांपल आपको शायद लग रहा होगा, साइनाइड कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, इसको कहा जाता है साइनाइडो सी, इसको कहा जाता है साइनाइडो एन। लेकिन पुराना सिस्टम कई लोग फॉलो करते हैं यार, कई लोग, वो कैसे लिखते हैं इसको, साइनाइडो या साइनो, साइनाइडो या साइनो, और इसको लिख देते हैं आइसोसाइनाइडो। जहां नाइट्रोजन डोनर है वहां पे आइसो लगा देते हैं, आइसोसाइनाइडो। साइनेटो ओ, साइनेटो एन, या कई बार इसको सिंपली लिख देते हैं साइनेटो, और इसको लिख देते हैं आइसो साइनेटो। तुम्हें क्लियर हो जाएगा, आइसो लिखा है मतलब डोनर एटम क्या है, नाइट्रोजन। नोट कर लीजिए। रब कर दूं, वेट, ठीक है बेटा वेट कर रहे हैं। अभी ठीक है, नोट कर लिया सभी ने। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल और लिख रही हूं, CnS नेगेटिव, फोर्थ एग्जांपल, फोर्थ में लिखना तुम लोग, सल्फर डोनर, ऑक्सीजन डोनर, सल्फर डोनर, नाइट्रोजन डोनर। थायोसाइनेटो एस, थायोसाइनेटो एन, थायोसाइनेट आयन है, थायोसाइनेट आयन है ये, थायोसाइनेटो एस, थायोसाइनेटो एन, या फिर सिंपली थायोसाइनेटो एंड आइसो थायोसाइनेटो। बस 4 एग्जांपल अच्छे से ध्यान रखना, नाइट्रो, साइनाइडो, एक साइनेटो और एक थायोसाइनेटो, एम्बिडेंटेट लिगेंड में ये एग्जांपल अच्छे से याद रखना। रब कर दूं,
फिफ्थ टर्म, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन कुछ भी नहीं है मैम, ओल्ड वाले नाम बिल्कुल याद रखना है प्रियांशु, ओल्ड वाले भी याद रखना है क्योंकि कई बार एग्जामिनर उसी टर्म में पूछ लेते हैं। आइसो साइनेटो, सॉरी आइसो, जहां भी नाइट्रोजन डोनर है वहां पे आइसो लगा देना, आइसोसाइनेटो सिंपल। CNO नेगेटिव में आइसोसाइनेटो जब वो नाइट्रोजन डोनर है। ठीक है श्रेयांशी, जिसी बच्ची ने पूछा था। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, इसका मतलब सिंपल है, सिंपल है, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल एटम। पता है बहुत सिस्टमेटिक डायरेक्शनल बॉन्ड है, सिस्टमेटिकली अरेंज होते हैं। इट मे बी टेट्राहेड्रल, ये सीख चुके हो तुम, आई थिंक एंगल वगैरह तुम्हें याद होंगे, बताने की जरूरत नहीं होगी। इट मे बी ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, इट मे बी इवन स्क्वायर प्लेनर, किसी भी तरीके से अरेंज हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर भी हो सकते हैं। इट मे बी ऑक्टाहेड्रल, अरेंजमेंट है वो तो तरह तरह से हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल। ये कुछ एक एग्जांपल मैंने बता दिए, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, नोट कर लीजिए। मतलब समझ में आ गया, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन को ये बोल दे, घबराना मत, लिगेंड किस तरीके से अरेंज है उसी को अपन कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, जिसको अपन ने ज्योमेट्री बोला था, जिसको हमने ज्योमेट्री बोला है पहले। रब कर दूं? ठीक है, वेट, ठीक है, एक मिनट बेटा, एक मिनट, बच्चे नोट कर ले। नहीं होते, नहीं होते, लोन पेयर नहीं होते उसके पास, नहीं करते, केवल एल, केवल लिगेंड को इंक्लूड करते हैं। काफी आसान है, उसे तो काफी आसान है इसको फाइंड आउट करना। सिक्स टर्म, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CN, मतलब चार्ज ऑन CN, चार्ज ऑन CN। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब जो चार्ज है सेंट्रल मेटल पर इसके लिए विद इन ब्रैकेट, ये केवल अपन अपने लिख रहे हैं, ये आपको कब कब निकालना आ पाएगा, जब आपको लिगेंड के चार्ज पता हो, चार्ज ऑफ लिगेंड, ये आपको जब पता हो तब आप निकाल पाओगे, कंपलसरी है इसके लिए। कैसे बताती हूँ, जैसे जैसे एक एग्जांपल दिया, एक कॉम्प्लेक्स लिया हमने +3 ऐसा लिखा हुआ है, और आपसे पूछा क्रोमियम पे चार्ज कितना है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो तुमको अगर ये पता है कि यार ये जो लिगेंड है इस पर तो 0 चार्ज है, ये तो न्यूट्रल है, कैसा है ये, न्यूट्रल, लेकिन कॉम्प्लेक्स पर तो +3 चार्ज है, तो ये कहां से आया होगा +3 चार्ज, मेटल का होगा, किसका होगा, मेटल का होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई मेटल की, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, +3। बात आ रही है समझ में, बात आ रही है समझ में। ठीक, चलो एक एक दो एग्जांपल और लेते हैं।
जैसे मैंने, चलो इसको मैंने इस टर्म में लिख दिया, NH3 होल 6 ट्वाइस SO4 थ्राइस, ऐसा लिख दिया। अब बताओ क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? चलो एक बार बताती हूँ आपको, एक बार बताती हूँ, ध्यान से सुनो। अगर आपके सामने लिखा है Al2SO4 होल थ्राइस, ऐसा लिखा हुआ है, तो जो कैटायन के नीचे लिखा हुआ होता है वो एनायन का चार्ज होता है, और जो एनायन के नीचे लिखा हुआ होता है वो कैटायन का चार्ज होता है। ये पता है या नहीं पता? पता है। बिल्कुल ऐसा ही यहां पर भी होगा, बिल्कुल ऐसा यहां पर भी होगा। अगेन अगेन CrNH3 होल 6, ये है कैटायन। पहले कैटायन लिखते हैं फिर एनायन लिखते हैं, ये तो पता ही है ना। पहले अपन कैटायन लिखते हैं फिर हम एनायन लिखते हैं, ये तो बचपन से जानते हैं। तो ये, इस पे चार्ज क्या आएगा? +3, और सल्फेट पे चार्ज कितना आएगा? -2। तो अगेन आंसर इज सेम, +3। चलो इसका बताओ, K2Hg(I4), मर्क्यूरी पर चार्ज बताओ, सेंट्रल मेटल पर चार्ज बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। ठीक है तन्मय, ठीक है आंसर, ठीक है प्रियांशु, ठीक है अनुज, ठीक है यशराज, तनिष्क, सभी का सही है, सभी का सही है, सभी का सही है। +2, +2 कैसे निकाला? तुमने ये निकाल लिया कि यार इसको हटा दो तो इस पर -2 आ जाएगा, इस पर -2 आ जाएगा। 4 आयोडाइड है, तो मैं पुरानी मेथड से बता दूं, पुरानी मेथड से कैसे निकालते थे तुम लोग? पुरानी मेथड से ऐसे निकालते थे, मर्क्यूरी का मान लिया x +4 इंटू, इसका पता है आपको, -1 इज इक्वल टू -2, तो x विल बी इक्वल टू +2। याद आ रही है कुछ मेथड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की? पक्का निकाल लोगे? हाँ वही है, सिंपल है यार, वही चीजें अपन तरह तरह से पढ़ते हैं। एक आध और एग्जांपल दूं, एक और एग्जांपल, ठीक, इसको रब कर दूं ना, ये तीनों एग्जांपल। NH3 होल 3, चलो ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, कोई चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करो। बहुत खूब, सही है प्रियांशु, ठीक है मयंक, ठीक है यशराज, बहुत खूब, बहुत बढ़िया, सारे आंसर सही हैं अभी तक। ठीक तन्मय, ठीक है, ठीक है गर्ग, सही है, एकदम सही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इस पर 0, इस पर 0, इस पर -2, इस पर -1, निकाल लो, इसका x मान लो, इस पर कॉम्प्लेक्स पर 0 चार्ज है, आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, x +3 इंटू 0 +-1 +-2 इंटू 1 +1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करना, x की वैल्यू निकाल लेना। अब एक और चीज अपन सीखते हैं, एक और लास्ट टर्म सीखते हैं आज की।
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CM, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेड बाय CM। एक सेंट्रल मेटल टोटल सारे लिगेंड, जितने भी लिगेंड्स हैं, कुल मिलाकर जितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सेप्टेड बाय CM, या इसी को कहते हैं टोटल, या इसी को दूसरे तरीके से भी डिफाइन करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय CM टोटल जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है उसको अपन कहते हैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर होगा। कॉम्प्लेक्स, यहां लिख रही हूं कॉम्प्लेक्स, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CN, कोऑर्डिनेशन नंबर इसको अपन अब CN ही लिखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट को OS। चलिए एक एग्जांपल फिर से वही जो पढ़ चुके हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है? एकदम सही भाई, 6 एलिगेंट, 6 के 6 एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं CM को, तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए? 6। बात समझ में आ रही है नहीं? ठीक, अब बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर। अगेन 6, बहुत खूब। ऑक्सीडेशन स्टेट तो सही है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहां लिख रहे हैं अपन ऊपर, और कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ध्यान दो, चलो मैंने अपना घुमाती हूँ, आप लोगों को कोशिश करती हूँ, मुश्किल है कि आप लोगों को कुछ बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर बस ध्यान रखना, ऑक्सिलेट बाइडेंटेट है, बाइडेंटेट लिगेंड है, एक ऑक्सिलेट 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है, एक ऑक्सिलेट। बहुत खूब, क्या बात है। इथिलीन डाइमीन 3 पॉजिटिव। मजा आ गया। चलो सारे 6 हो गए। अब एक क्वेश्चन लिखो, अब तुम्हारे लिए होमवर्क, अब तुम्हारे लिए होमवर्क, ये निपटा दो पहले, ये नोट कर लो। समझ में तुम्हें आ गया है? अब थोड़ा सा होमवर्क। एक मिनट, क्या लिखकर भेजा बच्चे ने? चेक, मतलब डेंटिसिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं, डेंटिसिटी लिगेंड की प्रॉपर्टी है, कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल की प्रॉपर्टी है, अलग अलग चीजें हैं। डेंटिसिटी लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है कि एक दे रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर या 3 इलेक्ट्रॉन पेयर। कोऑर्डिनेशन नंबर सेंट्रल मेटल की प्रॉपर्टी है, टोटल कितने एक्सेप्ट कर रहा है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। रब कर दूं इसे? नो ऑब्जेक्शन। अब एक क्वेश्चन, टर्म्स खत्म हो गई, एक चीज और हमने खत्म की। क्वेश्चन, फाइंड आउट ऑक्सीडेशन स्टेट
and coordination number of central metal. Find out oxidation state and coordination number of central metal first. ये हमने क्लियर कर दिया है कि ये नाइट्रोसोनियम है, ये पॉजिटिव लेकर क्लियर किया है कि ये नाइट्रोसोनियम है। ये आपका होमवर्क, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। K2 PT या PTCl4, K2 PTCl4।
RHCl PPH3 होल थ्राइस। ठीक बेटा, फिर आज के लिए इतना ही। अब होमवर्क निपटाना और मुझसे शेयर कर लेना, जिसमें भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। कोई बात नहीं, अच्छा मौसम है, बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है, ऐसे मौसम में इनऑर्गेनिक पढ़ने का मजा ही कुछ और है। ओके बेटा, एंजॉय एंजॉय। बाय बाय बेटा, बाय। अब मैं एंड कर रही हूँ वेबिनार, एंड कर रही हूँ। गुड नाइट, गुड नाइट मनाली। सभी बच्चों को गुड नाइट बेटा। खूब खुश रहो, खूब खुश रहो। गुड नाइट, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।